बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुबारक के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स के आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलोकेशन। समझना ये है स्टूडेंट्स हम लोगों को कि ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है। लोकेशन क्या होती है? जगह। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि मैं उसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये मेरे पास एक लीफ है तो मैं लीफ में से किसी चीज़ को मूव करवाऊँ टूवर्ड्स द रूट, या रूट से कोई चीज़ मूव करवाऊँ टूवर्ड्स द लीफ, तो ये जो पोजीशन की चेंजिंग है इसे मैं क्या बोलूँगा? ट्रांसलोकेशन। राइट। ट्रांसलोकेशन के प्लांट में हम पर्टिकुलरली जिस चीज़ को एड्रेस करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे किस पे? ऑन द वाइट बोर्ड। सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। Yes, my dear students, we have made a flow chart for you, the concept map or the learning objectives of this very important topic. And very first thing is definition. Yes, we want to study the definition of what translocation. तो उसको हम लिखते हैं कि what is the definition? Movement of photosynthetic products, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं इसको? यस, यू आर राइट, कि हम इसे लिख सकेंगे कि दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, from the source to the sink, from the source to the sink is called translocation. अब सवाल ये है मेरे अजीज तालिब इल्मों कि मैं किस चीज को बोलता हूं सोर्स और किसको बोलता हूं सिंक। तो सिंपल, एक ऐसी जगह कि जहां पे अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेट और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हाई है, राइट, वो वाली एरिया, वो वाली जगह, वो वाली एरिया और साइट इन प्लांट बॉडी वेयर concentration of organic substances is higher, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, आपको इस बात का पता है कि डे टाइम पे प्लांट के लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, राइट। तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेट डे टाइम पे लीव्स में ज्यादा होगा, और जो हमारे स्टोरेज एरियाज है जिन्हें हम बोलते हैं क्या? ग्राउंड टिश्यू, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू के मीन स्टोरेज एरिया। आपको बताना चाह रहा हूं कि ग्राउंड टिश्यू में से क्यों नाम देते थे। ये नाम क्यों नाम दिया? क्योंकि पुराने ज़माने में हम खजाने वगैरह को दबाने के लिए ज़मीन को इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं ये भी अपनी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को जानवरों वगैरह के इफेक्ट से मिनिमाइज करने के इफेक्ट से बचाने के लिए अपनी फूड को आमतौर पर ग्राउंड में स्टोर कर लेते हैं। समथिंग लाइक पोटैटो, समथिंग लाइक रेडिश, समथिंग लाइक कैरेट, समथिंग टर्निप, शुगर बीट एटसेट्रा। तो चूंकि वो ग्राउंड के नीचे स्टोर होता था इसलिए हमने दिया नाम क्या? ग्राउंड टिश्यू। तो बात ही हो रही है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि एक ऐसा टिश्यू जो फूड को स्टोर करने में इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। लिख देते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, part of plant body used to store food is called as ground tissue. तो डे टाइम पे हमारे लीफ में अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेट ज्यादा है तो वो क्या बनेगा? सोर्स। और ग्राउंड टिश्यू क्या होगा मेरे पास? सिंक, क्योंकि मैंने उसमें फूड को स्टोर करना है। तो ये जो
लीव से लेकर अंडरग्राउंड पार्ट तक का जो जर्नी है किसका, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मीन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट ट्रांसलोकेशन एंड वी वांट टू ऐड वन थिंग कि ग्राउंड टिश्यू इज एक्चुअली सिंक. Ground tissue is equal to what, sink. Right? तो हमने ये पहला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिया, समझ लिया व्हाट इज डेफिनेशन. एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रांसलोकेशन के लिए हम कौन सा टिश्यू यूज करते हैं. पॉइंट नंबर 2 इज टिश्यू यूज्ड. तो आंसर क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, फ्लोएम. अब हम देखते हैं कि ये जो फ्लोएम है ये प्लांट बॉडी में कहां कहां एग्जिस्ट करता है. तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, राइट. और वो 2 क्रॉस सेक्शन किसके होंगे, ज़ाहिर है एक रूट का और एक स्टेम का. तो आइए हम सबसे पहले किसको ड्रॉ करते हैं, रूट को. रूट के क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो लुक एट दिस कि ये रूट है. तो अगर मैं इस रूट को देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर रूट के बाहर क्या था, एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एक वाइड सी कॉर्टेक्स है और दरमियान में एक एंडोडर्मिस. और मैंने आपको याद है बताया था कि इस एंडोडर्मिस के अंदर जो मेरे पास स्टार शेप स्ट्रक्चर होती है, स्टार शेप स्ट्रक्चर, इट इज बेसिकली व्हाट, जाइलम. और इस जाइलम के जो स्टार्स हैं या बाजू हैं उनके दरमियान में ये वाला टिश्यू, दिस वन जिसमें अब यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. चलिए इसको फर्दर हाईलाइट करने के लिए मैं इसके अंदर डॉट्स भी लगा देता हूँ कि जो डॉटेड एरिया हम शो कर रहे हैं, दिस वन, दिस इज बेसिकली व्हाट, फ्लोएम. सो इन बिटवीन द आर्म्स ऑफ द जाइलम, या समझ लीजिए कि जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू आपस में ऑल्टरनेट करते हैं, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम. तो ये जो टिश्यू है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम. तो रूट में तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है. देन व्हाट अबाउट स्टेम, अब इसको आप देखेंगे, राइट. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम की अगर आप लोगों से बात करूं तो आपको पता है कि हमारे इस पर्टिकुलर स्टेम में सबसे बाहर ज़रा एपिडर्मिस होगी. एपिडर्मिस के बाद एक छोटा सा ब्रीफ सा कॉर्टेक्स होता है. अगर आप लोग रूट के कॉर्टेक्स को देखें तो वो काफ़ी कॉन्स्पिक्यूअस है, बड़ा वाज़ेह है, काफ़ी बड़ा है. लेकिन जो मेरा प्लांट का क्रॉस सेक्शन होता है उसमें ये मुझे बहुत छोटा सा नज़र आता है. और इसके अंदर आप लोगों को अरेंज होते हुए नज़र आते हैं स्पेसिफिक किस्म के टिश्यूज जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स. और आपने ये बात पढ़ रखी है ग्रेड 9-10 में कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं दे आर बेसिकली देयर टू कंट्रोल ऑफ कोर्स द कंडक्ट द वाटर, मिनरल्स एंड फूड. इसलिए मुझे क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स. और ये जो मेरे पास वैस्कुलर बंडल है दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अ ट्रायंगल. आप लोगों के लिए मैं यूँ करता हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, समथिंग लाइक इट, राइट. इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के आप लोगों को नजर आएंगे 3 हिस्से, 1 एंड देन 2, राइट, एंड देन 3. तो ये जो मेरे पास 3 हिस्से हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 वैस्कुलर बंडल, राइट. अब इसको अगर मैं यहां शो करूं तो बट सिंपल से मैं कंप्लीट कर देता हूं इसको ऐसे ऐसे, समथिंग लाइक इट, राइट. और इसके दरमियान में जो मैंने ये ब्लैक लाइन शो की हैं दे आर नथिंग अदर देन कैम्बियम. ये कैम्बियम है, बाहर वाली साइड पे जाहिर है फ्लोएम है और अंदर वाली साइड पे क्या है, सारा जाइलम. इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि किसी भी स्टेम के क्रॉस सेक्शन में जो बाहर वाली साइड है वो हमेशा कौन ऑक्यूपाई करेगी, फ्लोएम. तो पी से फ्लोएम और पी से पेरिफेरल. तो जो पेरिफेरल पार्ट है किसी भी वैस्कुलर बंडल का, ये वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट, दिस एरिया, आउटर पोर्शन, दिस आउटर रेड पोर्शन, it is basically nothing other than what, phloem. This is phloem. और जो अंदर वाला पार्ट है ब्लू वाला, ये ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, जाइलम. तो लिखते हैं P for phloem.
and X for xylem, and in between the xylem and phloem there is a tissue that is basically going to increase the girth of the stem, and we call it as cambium. C-A-M-B-I-U-M, cambium. So phloem, cambium and xylem, phloem, cambium, xylem, phloem, cambium, xylem. और इसके सेंटर में ये जो जगह बाकी बच जाती है, दिस वेरी एरिया, हम इसे नाम देते हैं मेडुलरी रे। और इस मेडुलरी रे के गुजरने के बाद जो एंड पे दरमियान जगह बचती है, बिल्कुल सेंटर में खाली, समथिंग लाइक इट, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? पिथ, राइट? सो पिथ, मेडुलरी रेस, वेस्कुलर बंडल्स, देन द वेरी स्मॉल ब्रीफ कॉर्टेक्स एंड देन द एपिडर्मिस। तो ये वो कुछ पार्ट है जो आपको नजर आएंगे। अब आपको ये वाली बात भी पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हर साल प्लांट्स में क्या होगा, हर साल प्लांट्स में नया वेस्कुलर बंडल बनता है। जितनी मर्जी वेस्कुलर बंडल बन जाए, उन सब में ये चीज कॉमन नजर आएगी कि फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होगा, दरमियान में कैम्बियम होगा और सबसे वाली साइड पे जाइलम होगा, राइट? तो ये है हमारे पास नेक्स्ट थिंग दैट वी कॉल एज टिश्यू यूज्ड, एंड देन द लोकेशन, राइट? और यू नो कि मैंने इस पर्पस के लिए आप लोगों के पास क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट पे ड्रॉ किया, CS ऑफ रूट, और दूसरे वाले केस पे मैंने ड्रॉ किया क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें इनफैक्ट मैंने ड्रॉ की हैं ताकि यू मे बी एबल टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ दीज वेरी मार्वलस टिश्यूज, मीन्स xylem and phloem. Now we want to discuss the next thing, and that is the components of the phloem tissue. So let's move to the next column. Components of phloem. हमारा जो टिश्यू है phloem, you know very well कि it is basically a compound tissue. Compound tissue का मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा किस्म के सेल्स। जब मेरे पास इस किस्म के सेल तो मैं से क्या बोलता हूँ? कंपाउंड टिश्यू। तो हमारा ये फ्लोएम किस किस किस्म के सेल्स के मिलने से बना हुआ है? तो पहली चीज है मेरे पास सिव एलिमेंट्स। सिव एलिमेंट्स, बहुत से लोग इसे सीव बोलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिव इज अ मोर appropriate pronunciation as compared to sieve. So sieve elements, and then we have companion cells. इनकी डिटेल अभी हम डिस्कस करते हैं। Then we have got what? Fibers. Then we have phloem parenchyma. Right? And then we have got sclerites. And finally, we have got latex cells. याद रखने वाली बात यह है कि ये हमने ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ सेल्स लिख दी हैं जो डिफरेंट किस्म के यू कैन से प्लांट्स में, इट मे बी द मोनोकॉट स्टेम, इट मे बी द डाइकॉट स्टेम, इट मे बी द फ्लोएम ऑफ रूट। हर जगह हमने सब जगह एनालिसिस करने के बाद ये देखा कि मैक्सिमम कितनी किस्म के जो सेल्स मिल के बना सकते हैं क्या फ्लोएम। लेकिन आमतौर पर अगर आप अच्छी बुक को पढ़ेंगे तो अच्छी बुक्स में आमतौर पर आप लोगों को सिर्फ 4 किस्म के सेल नजर आते हैं। लेकिन यू नो FSC में वी वांट टू ब्रॉडन योर होराइजन, तो हमने ऑल पॉसिबल जो फॉर्म्स ऑफ सेल्स हैं वो हमने यहाँ पे इनोकुलेट कर दिया, शामिल कर दी है, राइट? अब हम देखेंगे इन चीज़ों को कैसे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यूनिट, एक्चुअल फंक्शनल यूनिट ऑफ द फ्लोएम सेल। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे, यूनिट। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एक्चुअल फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज कॉल्ड एज सिव एलिमेंट। अब जो सिव एलिमेंट है ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली एक इलोंगेटेड सिव एलिमेंट इज बेसिकली अ वेरी इलोंगेटेड सेल है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सेल है, राइट? सबसे जो अहम बात है जिसको मैंने प्रीवियस बोर्ड में नेचर के नाम से लिखा है वो ये कि अनलाइक जाइलम These are living cell। मैं लिखता हूं नेचर, तो नेचर वाइज these particular cells are living, right? तो मैंने इसको प्रॉपर डिफरेंट कलर के साथ लिखा ताकि आप लोगों की पिक्चुअल मेमोरी में ये चीज प्रिंट हो जाए कि these are basically living cells।
लेकिन अहम बात यह है कि इस पर्टिकुलर लिविंग सेल को, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा सेल होता है, अगर आप इसको देखें तो इसकी आ जाती है मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें। जाहिर है सबसे पहले आ जाएगी सेल वॉल। तो ये जो मैंने अब ड्रॉ की है ये सेल वॉल है। अब ये जो सेल वॉल है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने गौर से देखना है कि मैं क्या क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। नंबर 1, ये है मेरे पास क्रॉस वॉल्स। किसी कमरे की जो आमने सामने की दीवारें हैं या जो सिलेंडर की साइड्स होती हैं हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वॉल, दूसरे को अपोज कर रही है। और ये जो मेरे पास प्लेट है ये वाला और ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, एंड वॉल्स। ठीक है। अब अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सेल वॉल के नीचे देखें तो आपको नजर आएगी प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन दैट इज लाइंग जस्ट बीनीथ सेल वॉल, राइट। एंड देन देयर इज अ वेरी थिन, बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। लुक एट दिस, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दैट वेरी एरिया इज यू कैन से शोइंग पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। साइडों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बिल्कुल, जिससे मैं आप समझ लें, आप लोगों के डॉट्स लगा के शो कर रहा हूं, समथिंग लाइक इट, ये वाला एरिया इट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। और इस सेंटर में जो बिल्कुल क्लियर जोन है, इट इज बेसिकली एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द फोटोसिंथेट्स और एसिमिलेट्स, वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे। अब बात को अपने बहुत ध्यान से गौर से सुनना है कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। इट मीन्स इट कैन नॉट डिवाइड एनीमोर। इट्स फॉर्मेशन इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ग्रेड 9 में कि जब हम आरबीसी को मैच्योर करते हैं तो उसमें से न्यूक्लियस को निकाल देते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ ई न्यूक्लिएशन, प्रोसेस न्यूक्लियस को निकाल के फेंक देने का प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ सिव सेल और सिव एलिमेंट और सिव ट्यूब भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरूर नजर आएगा, राइट। SER। आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे, राइट। लेकिन इनके अंदर किसी किस्म का राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, राइट। आपने इसे लिविंग कंसीडर किया, राइट। अब अगली बात क्या है कि अगर आप लोग इनकी एंड वॉल को देखें तो एंड वॉल्स किसकी, किसी भी सिव ट्यूब की कैसी हैं, पोरस, समथिंग लाइक इट। ये देखिए ये पोरस बन गई है, हमने इसके दरम्यान में एक सुराख कर दी। अब ये जो मैंने सुराख कर दिए तो ये वाली वॉल बन गई सिव। दिस इज द रियल यू कैन से मार्क्ड फीचर और डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ व्हाट द सिव सेल, कि दिस पर्टिकुलर प्लेट हैज गॉट द पोर्स। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। तो एक ऐसा एरिया कि जिसमें आप लोगों के पास पोर्स प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं व्हाट, सिव एरिया, सिव एरिया। एंड दिस पर्टिकुलर सिव एरिया बेसिकली कैसे बनेगा कि जब इस पर्टिकुलर सिव एलिमेंट का और नीचे वाली सिव एलिमेंट के आपस में होल्स आमने सामने आ जाए, राइट। समथिंग लाइक इट। आपने गौर से देखना है कि मैंने क्या ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, कि लुक एट दिस एरिया, लुक एट दिस, कि ये वाला होल इस पर्टिकुलर सिव एरिया का और इस एरिया का आपस में क्या हो गए, आमने सामने हो गए। तो कोई भी चीज जो यहां से चली है वो इस एरिया में से गुजर के आ सकती है। लेकिन अगर आप लोग इस एरिया को देखें, अब आपने रेड लाइन को देखना है कि अगर कोई चीज यहां से चली तो वो आके यहां रुक जाएगी, बिकॉज के ये वाला होल तो ब्लॉक है। तो मेरे पास एक्टिव सिव एरिया कौन सा होगा, जब दोनों परफोरेटेड एरियाज के होल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। इट इज समथिंग लाइक द यू कैन से कैप ऑफ व्हाट, टल्कम पाउडर। तो उसमें भी जब आपको देखा वो डिस्क घुमाते हैं तो सुराख आमने सामने आ जाते हैं, पाउडर निकलना शुरू हो जाता है। जब आप उसे घुमा देते हैं तो वो सुराख फिर क्या हो गए, आमने सामने से खत्म हो गए, अब पाउडर उसमें से बहना बंद कर देता है, समथिंग लाइक इट। वही वाले एरियाज इफेक्टिवली यूज होंगे दोनों सिव एरियाज के, जो दूसरे के आमने सामने आके क्या बना रहे हैं, प्रॉपर एक पोरस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो ये है मेरे पास histology of this particular area, right? And these particular areas are basically offering what, the safe area, पोनी की तरह का एरिया, राइट। और अब हम चलते हैं
इसके हमसाए के पास। तो आपको नजर आएगा स्टूडेंट्स कि इन पर्टिकुलर सिव एलिमेंट्स के साथ साथ अल्लाह ताला ने प्रॉपर लिविंग सेल्स रखे हुए हैं, राइट। लुक एट दिस, इसके बिल्कुल हमसाएगी में एक अदद जिंदा दिल सा लिविंग सा क्या प्रेजेंट है, जेनरस काइंड इनफ सेल प्रेजेंट है, एंड दैट वेरी जेनरस काइंड इनफ सेल इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल। जेनरस क्या होता है स्टूडेंट, सखी, कंपेनियन सेल, और कंपेनियन का मतलब आपको वैसे ही पता है साथी होता है, तो साथी होता ही हुआ जो हर अच्छे बुरे वक्त में किसी के काम आए, राइट। अब अगर आप इस पर्टिकुलर सेल को देखें तो इसमें आप लोगों को हर एक फीचर नजर आएगा जो आम सेल में आपको नजर आ रहा होता है। मीन कि आप लोगों को यहाँ सेल वॉल भी नजर आएगी, सेल मेम्ब्रेन भी नजर आएगी, साइटोप्लाज्म भी नजर आएगा, प्रॉपर वेल डिफाइंड वैक्यूल भी नजर आएगा, और उसके बाहर टोनोप्लास्ट भी नजर आएगी। तो वो सारे के सारे फीचर जो आप लोगों को एक लिविंग सेल में नजर आते हैं किसी प्लांट सेल के, आपको यहाँ भी नजर आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग इन पर्टिकुलर सेल्स को देखें तो दे आर वेरी वेरी रिच इन राइबोसोम्स, इनमें बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स भी होती हैं, एंड दे हैव गॉट वेरी लार्ज नंबर ऑफ mitochondria as well, very large number, exceptionally large number of mitochondria, because they are in need of what, ATP, right। तो जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होगी, राइट। और ये ATP डिफरेंट किस्म के एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बॉडी फंक्शन में इस्तेमाल होगी। अब अगली बात जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस पर्टिकुलर कंपेनियन सेल्स का एसोसिएशन है, कौन सा फंक्शनल एसोसिएशन है विद दिस वेरी सेल दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द सिव एरिया, राइट। अब आप इस पर्टिकुलर जरा बात को गौर से देखिए, जो मैं अब चेंज लाने वाला हूं वो क्या कि इस पर्टिकुलर कंपेनियन सेल के और सिव एलिमेंट के दरमियान में जो वॉल है उसे हमने क्या नाम दिया था, क्रॉस वॉल। ये क्रॉस वॉल आपस में क्या करती है, कनेक्ट कर लेती है दोनों साइटोप्लाज्म्स को with the help of the broken cell walls of the two cells। इसकी जो सेल वॉल है और उसकी सेल वॉल आपस में क्या कर गई है, ब्रेक हो गई है, और ब्रेक होने के बाद अब इसके साइटोप्लाज्म से लिंक हो गया है, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस यू नो वेरी वेल, वी कॉल देम एज व्हाट, यस एक्सीलेंट, प्लाज्मोडेस्माटा। सो दीज पर्टिकुलर प्लाज्मोडेस्माटा दे आर लाइंग ओवर हियर। तो इन पर्टिकुलर प्लाज्मोडेस्माटा की क्या है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे कल जब हम इस पर्टिकुलर टिश्यू की वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपने सिर्फ इतनी स्ट्रक्चरल बेसिस को अंडरस्टैंड करना है, तो स्ट्रक्चरल बेसिस मेरे पास ही है कि इन दोनों सेल्स का आपस में कनेक्शन है थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, और हम नाम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और वो जाहिर है कि दो क्रॉस वॉल्स के होल्स आपस में आमने सामने आएंगे तो डेवलप होगा, राइट। तो ये है मेरे पास कुछ फंक्शनल एनाटॉमी की चीज के इस पर्टिकुलर सेल्स की। अगर मैं पीछे वाले आपको लेके जाऊं कॉलम के ऊपर, तो देखते हैं हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्रॉस वॉल्स और प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कस किया, फिर हमने एंड वॉल को डिस्कस किया, हमने सीव एरियाज को डिस्कस किया, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सीव ट्यूब्स की। तो ये जो हमारे पास सीव एरियाज हैं जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो वो लंबी लंबी लॉन्गेटेड ट्यूब्स बना लेंगे जिन्हें नाम कर देते हैं सीव ट्यूब्स। So up till now we have discussed all the 5 points कि हमने डिस्कस किया कि डेफिनेशन क्या है, we have discussed what is tissue use, and look we have discussed the location of these particular tissues, and then we discussed the components, and now we have discussed the identification of these particular cells कि हम इनको कैसे पहचानते हैं कि ये एक कंपेनियन सेल है और ये मेरे पास एक सीव ट्यूब सेल, राइट। एंड नाउ वी वांट टू सी द नेचर, राइट। आपको याद है मैंने बोला था कि अगर मैं इन पर्टिकुलर सेल्स की नेचर की बात करूं तो दीज पर्टिकुलर सेल्स आर बेसिकली लिविंग सेल्स, ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और वो वाले सेल जो ज्यादा जिंदा हैं, ज्यादा फंक्शनली एक्टिव हैं, दे आर डेफिनेटली कंपेनियन सेल्स। लेकिन वो वाले लिविंग सेल्स जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स में इन्वॉल्व है वो बेसिकली क्या है, सिव एलिमेंट्स और सिव सेल्स, राइट। एंड नाउ वी वांट टू सी द रोल। तो डिस्कस मैंने पहले किया आप लोगों के साथ कि ये जो मेरे पास कंपेनियन सेल्स हैं उनका रोल किस में है, उनका रोल है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर से पास होने वाले सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना। मिसाल के तौर पे
कि अगर इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा लिक्विड वाली हो जाएगी तो फिर ये बहुत तेज़ी से नीचे मूव करेगा, तो फिर सोर्स और सिंक में जो ग्रेडियंट एस्टैब्लिश रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में इन पर्टिकुलर सीव को डेवलप करने की जो लॉजिक ये है कि हम इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को बहुत स्लोली थोड़ा करके पूरा दिन सोर्स से सिंक की तरफ मूव करते रहें और रात के टाइम इस प्रोसेस को रिवर्स कर लें, राइट। तो ये वाली ट्यूब्स एज अ वेल्व्स भी काम कर रही हैं, ये वाले एरियाज से एरियाज एज अ वेल्व भी काम कर रहे हैं जो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की मूवमेंट को रेगुलेट भी करते हैं। इस रेगुलेशन में जहां इनका हाथ है वहीं पे इन कंपेनियन सेल्स का हाथ भी है। तो कंपेनियन सेल्स आर बेसिकली गोइंग टू ऐड वाटर और गोइंग टू रिमूव वाटर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी of the photosynthetes passing through the sieve elements, right? So this is the role of what? Companion cells. And then now we want to see the direction. We have discussed the role of companion cells and now we want to discuss the direction. Look at this. अगर आप लोगों के पास ड्रॉ करते हैं, look at this. अगर आप लोगों के पास ये है एक अदद what? Phloem. Xylem. This is xylem. You know कि हम xylem को कैसे पहचानते थे? बाय डबल वॉल। आपको पता है जाइलम की सेल डबल वॉल होती है, उनका डायमीटर बहुत बड़ा होता है और उनके अंदर इस तरह के एरियाज प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब अगर इसके साथ साथ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ किसको? अपने फ्लोएम को। दिस वन इज अ फ्लोएम फॉर एग्जांपल। तो फ्लोएम सेल्स आर क्वाइट नैरो एज कंपेयर टू द जाइलम सेल्स एंड दे आर सिंगल वॉल थिक व्हाइल जाइलम सेल्स वर डबल वॉल थिक। अब आपने गौर से देखना है कि मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है। दिस इज अ फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम, एंड जालिमों का ताल्लुक किसके साथ था? पानी के साथ। यू राइट, दिस इज अ जाइलम। सो जाइलम में जो डायरेक्शन को आपने गौर से माइंड में रखना है स्टूडेंट्स। आई ऑलवेज बिलीव इन पिक्टोरियल मेमोरी कि दिन हो या रात हो, हमारे जाइलम में प्रेशर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो इस सेंस में जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो हमेशा कैसी रहेगी? वो हमेशा रहेगी स्टूडेंट्स बॉटम से टॉप की तरफ। मींस हमेशा इसकी मूवमेंट रूट से लीव्स की तरफ ही रहती है। लेकिन अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम में ट्रैफिक कैसी है? बाई डायरेक्शनल। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेट की मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। देखो मैंने बाय हेड एरो लगाया है। बाय हेड एरो का मतलब है कि कैसा, इसके दोनों एंड्स हैं, यानी कि रात के टाइम पे मूवमेंट कैसी होगी इस डायरेक्शन में? ये है नाइट, राइट। और अगर मैं डे की बात करूं तो डे में जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इट इज डाउनवर्ड। ये डे की बात हो रही। तो डे में जो फूड है वो हमेशा लीव से ग्राउंड टिश्यू की तरफ जाएगी और रात में ग्राउंड टिश्यू से लीव्स की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोएम में मूवमेंट कैसी है? बाई डायरेक्शनल, और जाइलम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल मींस रूट टू लीव्स। तो ये भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्शन। एंड नाउ वी वांट टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड सिंक। वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग कि जहां कहीं भी मेरे पास अमाउंट ऑफ फूड ज्यादा होगी या जहां पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, राइट, ये दो डिफरेंट जगह हैं। तो जहां फूड बन रही है दैट इज द सोर्स, और जहां पे फूड कंज्यूम हो रही है या स्टोर हो रही है दैट इज कॉल्ड एज अ सिंक, राइट। लेकिन आप जरा बात को गौर से देखें कि जब होगी मेरे पास रात तो अब लीव्स क्या नहीं कर रहे? दे आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग द डे टाइम दीज लीव्स वर सो जेनरस कि उन्होंने फूड जितनी भी बनाई सारी की सारी कहाँ भेजी? सिंक की तरफ। अब रात के टाइम पे these particular leaves are showing what? The negative sign of availability of food. उनके पास तो नेगेटिव साइन आ रहा है, उनके पास फूड है ही नहीं, जितनी थी नीचे ट्रांसपोर्ट करी। तो फिर क्या होगा कि रात के टाइम पे जो सोर्स हो जाएगा वो क्या होंगे? ग्राउंड टिश्यूज। नाउ ग्राउंड टिश्यूज विल बिगिन टू एक्सपोर्ट रेडीमेड फूड टू द लीव्स। अब लीव्स उस बनाई हुई उस स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल करेंगे और पूरी रात जिंदा रहेंगे। फिर जब अगली सुबह होगी तो ये लीव्स दोबारा से क्या बन जाएंगे? सोर्स, और रात का सोर्स अब क्या बन जाएगा? सिंक। तो इसलिए मूवमेंट कैसी है? बाई डायरेक्शनल। रात के टाइम पे ये सोर्स, डे के टाइम पे जो मेरे पास लीव्स हैं, ये यहां लीव्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये बन जाएंगे सोर्स। डे टाइम की बात कर रहा हूं, ये बन गया क्या मेरे पास? सोर्स। और अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं से रूट्स,
different types की roots. It may be something like potato, it may be sweet potato, or it may be the turnip, whatever the case may be. तो डे टाइम पे ये बन जाएंगी क्या, सिंक. लेकिन जब होगी रात तो उस टाइम पे ये वाली रूट्स बन जाएंगी क्या, सोर्स. और मेरे जनरस से लीफ अब डिपेंडेंट हो गई हैं, दे विल बिकम सिंक. फ्लोइम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही होती है. एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द लास्ट थिंग. और वो लास्ट थिंग मेरे पास क्या है कि इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूट्स दोज आर बेसिकली फ्लोइंग इन फ्लोइम, तो हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो आए इसके लिए हम लास्ट वन ऑफ वर्ड यूज करते हैं. लुक एट दिस, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस वेरी ऑर्गेनिज्म इज एन इंसेक्ट, राइट. एंड यू नो वेरी वेल कि हम किसी भी इंसेक्ट को देखें तो उसके आप लोगों के पास 3 पार्ट होंगे, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन. तो ये मेरे पास उसका हेड है, ये उसका थॉरिक्स है और ये उसका एब्डोमेन है. एंड वी कैन आइडेंटिफाई दिस इंसेक्ट बाय अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज स्टाइलेट, राइट. और स्टाइलेट मेरे पास क्या है, एक सकिंग ट्यूब है. आपने डेफिनेटली किसको देखा था, मॉस्किटो को, चैप्टर नंबर के इसमें 7 में. तो उसमें भी जो मॉस्किटो है वो हम अब इंजेक्ट करता प्लाज्मोडियम इनटू माय स्किन विद हेल्प ऑफ अ नीडल. तो दैट वाली नीडल इज कॉल्ड बेसिकली स्टाइलेट. और ये जो स्टाइलेट है इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी स्टेम के अंदर आइडेंटिफाई कर सकता है लोकेशन ऑफ व्हाट फ्लोइंग, बिकॉज कि ये एक क्या है, वेजिटेरियन है और या ये फ्लोइम फीडर है, राइट. ये फ्लोइम फीडर क्या करता है, समझ लें कि ये भी किसी मौलवी साहब की तरह से बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों को पसंद करता है. तो इसकी जो चोंच है, स्टाइलेट है, इट इज़ सेंसिटिव टू फ्लोइम. तो इसे जाके फ्लोइम भी अपने को अटैच कर लेता है, राइट. अब हम साइंस के लोग हर चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. हमने ये किया कि हमने इस पर्टिकुलर स्टेम की बेस पर, समझ लीजिए ये दरख्त था, तो इसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे क्या जला दी, फायर, राइट. और इस फायर के साथ हम लोगों ने क्या स्प्रे कर दिया, से एक एनेस्थेटिक सब्सटेंस, राइट. एनेस्थीसिया क्या होता है स्टूडेंट्स, एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है बेहोश करने वाली दवा. एनेस्थेटिक सब्सटेंस जो एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है, ये बेहोश करने के इस्तेमाल काम आता है. तो ये 2 चीजें मीन स्मोक और एनेस्थेटिक सब्सटेंस, ये इस पर्टिकुलर फ्लोइम फीडर जिसे हम नाम कह देते हैं एफिड, दैट इज एन इंसेक्ट, इसको बेहोश कर देगा. इट इज बेसिकली इंसेक्ट बेहोश कर देगा. और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन बेहोश हुए कीड़ों के को यहां से कट कर देंगे, राइट. अब देखें कि इस पर्टिकुलर, चले यहां शो करते हैं हम लोग कि अब इसका ताल्लुक किसके साथ हो गया, फ्लोइम के साथ. अब फ्लोइम का इंटरनल प्रेशर दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उस प्रेशर की वजह से इस पर्टिकुलर ट्यूब से फ्लोइम के ड्रॉप्स निकलना शुरू हो जाएंगे, राइट. इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोइम ड्रॉप्स और हनी. इन्हें हम लोग फ्लोइम के ड्रॉप्स बोलते हैं या हम लोग इसे हनी बोलते हैं. हम इसे कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करने के बाद हम उसको ले जाएंगे लैब में, और लैब में ले जाने के बाद वी विल अंडरस्टैंड इट्स नॉर्मल कंपोजिशन, राइट. तो अगर मैं आप लोगों से इसकी कंपोजिशन के लिए एक टेबल बना दूं तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो वी वांट टू राइट ओवर द लास्ट थिंग, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ फ्लोइम सैप. आपको याद है मैंने क्या बोला, सैप हर वो चीज़ जो सेल के अंदर दाखिल हो गई है, प्लांट बॉडी का हिस्सा बन गई है, दैट इज कॉल्ड द सैप. तो हम उस सैप की बात करें जो कि हमारे फ्लोइम में प्रेजेंट है. तो आपने याद ये रखना है स्टूडेंट्स, तो इस कंपोजिशन ऑफ सैप को अगर मैं देखूं माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता चलेगा कि हम इसको क्या लिखेंगे कि इसमें 10 to 25% क्या है, ड्राई मैस है. इसका मतलब क्या होगा कि जाहिर है 75% से लेकर 90% तक इसमें वाटर होगा. तो जाहिर है जो बाकी 10 to 20% बच गया है, 25% बच गया है, वो क्या है, ड्राई मैस. इस ड्राई मैस का अबाउट 90% क्या है, सुक्रोज. क्या है स्टूडेंट्स, सुक्रोज. और इसके अलावा इसमें और भी चीजें शामिल हैं, लेकिन जो एक और काबिल जिक्र बात है वो ये है कि इसमें 1% नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी प्रेजेंट है. और आपको पता, जब मैं नाइट्रोजनस सब्सटेंस की बात करूंगा तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या होगी, अमाइनो एसिड्स.
तो इसमें तकरीबन 1% अमाइनो एसिड भी शामिल होते हैं जो डेफिनेटली प्लांट प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसमें ज़ाहिर है और भी बहुत सी बातें आप लोगों से की जा सकती है, लेकिन मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें यही ज़्यादा फोकस करना है कि आप लोगों की स्कोर करने की एबिलिटी बढ़े, आप ज़्यादा स्कोर करें। और हाँ, इसलिए हम अपने आप को आप लोगों की बुक के पैरामीटर के अंदर कन्फाइन रखते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और इस दुआ के साथ क्या ताला आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स ज़िंदगी में ऑब्टेन करने की सलाहियत ताकत अता फरमाए, और आप खुद भी खुश रहें, अपने पेरेंट्स को भी खुश रखें, और जब कभी किसी मकाम पर हो हमारे लिए भी दुआ करें। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।